हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज एक 1 अगस्त है जिसमें हम लोग द हिंदू के आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और देखेंगे कि हम लोग के एग्जाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला आर्टिकल करने के पहले हम लोग ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हम लोग का एक टेलीग्राम प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जो आपका 16 अगस्त से स्टार्ट होगा और CDS 2 तक चलेगा और उसका फीस मिनिमम रखा गया है 499। तो चलिए पहला आर्टिकल करते हैं। पायलट गन पार्ट ऑफ ग्रेडेड पुलिस रिस्पांस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पायलट गन फर्स्ट ऑप्शन नहीं बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट का ग्रेडेड रिस्पांस है। मतलब पुलिस पहला डायलॉग, वार्निंग और मिनिमम फोर्स यूज करेगी, उसके बाद सिर्फ जरूरत पड़ने पर पायलट गन का यूज इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस बागची के क्लियर किया है कि पैलेट गन के सिर्फ एक्सपेंशनल सर्कमस्टांसेस में यूज होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्रेशनल के एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी है, जिससे फ्यूचर में इंटरप्रिटेशन और जुडिशियल रिव्यू की जरूरत पड़ सकती है। कोर्ट ने पैलेट गन पर कंप्लीट बैन लगाने से मना किया है। इसके बदले हर इंसिडेंट के अलग अलग एग्जामिन करने की बात कर दी ताकि मिसयूज, आर्बिट्रेशनेस और ह्यूमन राइट वायलेशन का जुडिशरी असेस किया जा सके। टीसन का कहना है कि पैलेट गन का नेसेसिटी, प्रोपोर्शनलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करती है। इससे सर्व जो इंजरीज और जो परमानेंट ब्लाइंडनेस का रिस्क हो सकता है, जो आर्टिकल 21 के स्पिरिट के खिलाफ है। कोर्ट ने है कहा कि स्टूडेंट को प्रोटेस्ट के नॉन वायलेंस और हमने अप्रोच के हैंडल किया करना चाहिए। स्टेट को आर्टिकल 19 के प्रोटेस्ट राइट एंड पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाना जरूरी है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जेन्युइन प्रोटेक्शन जो प्रोटेस्ट कभी कभी एंटी सोशल एलिमेंट द्वारा हाईजैक हो जाते हैं, जिससे वायलेंस बढ़ सकता है। इसलिए पुलिस का टारगेटेड और अपॉर्चुनेट एक्शन लेना चाहिए, न कि डिस्क्रिमिनेट फोर्स का यूज। कंक्लूजन में देखेंगे, ये जजमेंट रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट एंड पब्लिक ऑर्डर के बीच में इस्टेब्लिश करता है। यूपीएससी के परस्पेक्टिव से आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 अपॉर्चुनिटी डॉक्ट्रिन, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स एंड डेमोग्राफिक पॉलिसिंग जैसे एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अफेक्टिव गवर्नेंस का मतलब सिक्योरिटी के साथ सिटीजन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के भी प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, एक्टिविस्ट रेज ट्रांसपेरेंसी कंसर्न एज पीएम केयर फंड विथहोल्ड ऑडिट स्टेटमेंट सिंस फाइनेंशियल ईयर 2022-23। पीएम केयर फंड कोविड-19 इमरजेंसी रिलीफ के लिए 2020 में बनाया गया है, लेकिन पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक नहीं हुई है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को लेकर डिबेट कंसर्न होगा। पीएम जो केयर फंड है उसके पब्लिक केयरबिलिटी ट्रस्ट है, जिससे आपका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके वॉलेंट्री जो नॉमिनेशन आती है गवर्नमेंट बजट में, डायरेक्ट फंडिंग नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के इन तक फंड में क्लोजिंग बैलेंस 6283.68 करोड़ था। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड है कि पीएम केयर फंड ITR एक्ट 2005 के अंदर पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए
इस पर आरटीआर ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशनल डिस्क्लोजर प्रोविजन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। आरटीआर एक्टिविस्ट का मानना है कि पीएम केयर फंड को गवर्नमेंट से क्लोज कनेक्शन है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रस्टेड है और कोई पब्लिक जो एम्प्लॉय ने सैलरी डिनोट की है, इसलिए फंड को पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैलेश गांधी ने आर्गुमेंट किया है कि जब ट्रस्टी यूनियन मिनिस्टर हैं तो उनके पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी बनी होती है, इसलिए पीएम केयर फंड को आरटीआर में एम्बिट में लेकर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी से जरूरी है। एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट डिमांड करते हैं कि पीएम केयर फंड सीएजी ऑडिट एंड पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी हो। इसलिए जो पब्लिक डोनेशन और यूटिलाइजेशन पर अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन के ट्रस्ट मौजूद हो। कंक्लूजन में देखेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पीएम केयर फंड डिबेट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आरटीआर एक्ट, सीएजी ऑडिट एंड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और गुड गवर्नेंस जरूरी है। इसका मेन यूज जो है मेन एग्जीक्यूटिव ऑफेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बीच में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव पब्लिक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे केरला यूडीएफ बैक पीएम श्री सिटी नीड टू फेडरल फंड। केरला के यूडीएफ ने पीएम श्री स्कीम पर अपना पहला पोजीशन बदल दिया है। यूडीएफ के ने कहा है कि स्टेट के स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन के लिए सेंट्रल फंडिंग का बहुत जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए। आज थोड़ा टाइम कम है, हम लोग जल्दी जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये आपका एजुकेशनल रिफॉर्म और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जो फिजिकल फेडरलिज्म और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए आइडियोलॉजी के साथ प्रैक्टिकल पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक कंटिन्यूटी और कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल प्रिंसिपल के बीच में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे सेंटर डिफाइंड चीफ इलेक्शन कमीशन पैनल विदाउट सीजीएस। चीफ इलेक्शन कमीशन सेक्शन एक्ट 2023 के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के सेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर पीएम द्वारा नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किया गया है। इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है। कंक्लूजन देखेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इस इशू को आपका इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के जुड़ा हुआ है। डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट और एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस में काफी हद तक इंडिपेंडेंट होकर काम करे। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे होपफुल दैट महानदी वाटर डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व विद इन 3 months से उड़ीसा सीएम का। इस इशू पे उड़ीसा सीएम मोहन जो चरण मांझी के भरोसा जताया कि महानदी वाटर डिस्प्यूट में अगले 3 महीनों में सुलझाया जा सकता है। इस दोनों राज्यों के बीच में शेयरिंग, इरिगेशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना जरूरी है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से महानदी के जो डिस्प्यूट
इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, आर्टिकल 262 कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और रिवर बेसिन के मैनेजमेंट और सस्टेनेबल वाटर गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। इस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन डायलॉग और साइंटिफिक वाटर शेयरिंग, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सेंट्रल स्टेट जो कोऑपरेशन के माध्यम से संभाला है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। नेक्स्ट पीडीआई, हाउ इंडिया कैन कॉमर्शियलाइज एआई। इंडिया ने आधार, यूपीआई एंड ड्रिप अकाउंट एग्रीगेटर को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर माने पीडीआई को रूप में इंटीग्रेट किया है। इसलिए जो आइडेंटिफिकेशन और जो डिजिटल पेमेंट को डाटा शेयर सस्ती है और फास्ट एंड सिक्योर बनाती है, जिससे डिजिटल इंडिया बड़ा बूस्ट मिला। एआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीडीआई डिजिटल इंडिया के जो आत्मनिर्भर भारत और इनोवेशन एग्जीक्यूटिव ग्रोथ की एथिकल एआई गवर्नेंस का इम्पोर्टेंट पिलर बन सकता है। अफोर्डेबल और एसेसिबल एआई इंडिया के प्रोडक्टिविटी, गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में इम्प्रूव करेगा। साथ ही ग्लोबल जो डिजिटल लीडरशिप के साथ स्ट्रेंथन करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। द बे ऑफ बंगाल एज इंडिया शांति एंकर। जो शांति एंकर है उसका पहले फुल फॉर्म सिक्योरिंग होस्टिटिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स एंड ट्रस्ट इंटीग्रिटी। जो शांति इनिशिएटिव है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव इंडो पैसिफिक में रूल बेस्ड ऑर्डर, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन को बढ़ाना है। ये इंडिया का यूएनएससी के परमानेंट मेंबर की ग्लोबल आउटरीच स्ट्रेटजी को हिस्सा माना जा सकता है। कंक्लूजन देखेंगे। शांति इनिशिएटिव जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और एक्टिस्ट पॉलिसी जो है सागर डॉक्ट्राइन, बिम्स्टेक, ब्लू इकोनॉमी, मरीन टाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेटिव रिकॉग्निशनम से जुड़ा हुआ है। ये इनिशिएटिव इंडिया के रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी एंड रिस्पॉन्सिबल मरीन टाइम लीडरशिप को मजबूत करने का दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आज का आर्टिकल खत्म हो गया, जल्दी जल्दी कंक्लूड किया है। बहुत आज थोड़ा जल्दी निकलना है काम है, तो माइलस्टोन प्रोग्राम है, आप इसमें मैसेज कीजिए, इसमें मैसेज कीजिए या कॉल भी कर सकता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम में जुड़ें। थैंक यू सो मच। और हम लोग नेक्स्ट ये जो सीआरपीएफ का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।